हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इसे आप थोड़ा भी जो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले जो हमारा क्लास था वो था दोपहर के 12:30 बजे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो 12:30 बजे वाली क्लास को जो देख सकते हैं। और 12:30 बजे से पहले हमारा एक क्लास था जो कि था सुबह के 9 बजे, तो इसे भी आप अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 9 बजे जो है हम लोगों ने हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखा था, जबकि 12:30 बजे जो हम लोगों ने ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों, ये दोनों सेशन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिएगा। और हमारा जो मॉक टेस्ट था कल 11 बजे, तो उसे अगर आपने अटेंड नहीं किया तो उसको भी आप अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जो टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। और अब जो है हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो कब, तो कल 11 बजे। और दोस्तों, कल 11 बजे से पहले हमारा एक और क्लास है 9 बजे, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब जो है हम क्या करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो आप जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि अब जो अपना सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाइए। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इससे पहले कि आज जो है हम लोगों ने कल जो प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन, उसका PDF दे दिया है। और ये जो इस क्लास का जो PDF है वो आपको आज रात तक मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। तो जापान पर प्रथम परमाणु बम जो है वो कब गिराया गया था, तो 1945 में। कब गिराया गया था, 1945 में। तो जापान पर जो है प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो क्या है, तो 9 बजे। और जिस दिन हमारा मॉक टेस्ट रहता है उस दिन 11 बजे होता है। और नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास रहता है हमारा 12:30 बजे। उसके बाद शाम के 6 बजे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है, तो प्रमुख यामियोत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रमुख यामियोत्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो कौन सा एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, तो चंद्रमा। कौन सा, चंद्रमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चंद्रमा जो है एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। अब आपको बताना है कि माउंट आबू में जो दिलवारा मंदिर किसका है। तो दोस्तों किसका है, तो वो है जैन मंदिर। कौन सा, तो जैन मंदिर है। तो माउंट आबू में जैन मंदिर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें से आप एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप मत कीजिएगा। आप जो एक बाय एक क्वेश्चन जो है सारे को प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। क्वेश्चन क्या है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन क्या है, कथकली। तो कथकली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है केरल का। कहाँ का, केरल का। तो कथकली जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया गया था। चौथ क्या है, एक टैक्स है। तो आपको बताना है किस शासक द्वारा जो चौथ नामक कर जो है वो लिया जाता था। तो किसके द्वारा लिया जाता था, किस शासक के समय काल में, तो मराठों द्वारा। कब, मराठों द्वारा जो है चौथ नामक कर जो है वो लिया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर। कौन थे, बाबर। उसके बाद जो है मुगल वंश के शासक कौन बने, बाबर के बाद तो हुमायूं बना था। यानी बाबर का बेटा जो था हुमायूं, वो उसके बाद मुगल वंश का शासक बना। उसके बाद कौन बना था, तो हुमायूं के बाद जो है अकबर बना था। कौन बना था, अकबर बना था। और अकबर के देहांत के बाद जहांगीर जो है वो मुगल वंश का शासक बना था। तो अब देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश का स्थापना जो है वो कब हुआ था, 1526 में। तो देखिए यहाँ पे इसका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, बाबर होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए बाबर एक ए में है और एक बी में है, राइट। तो बाबर के बाद उसका बेटा कौन था, हुमायूं। तो अब देखिए हुमायूं किस में, तो बी ऑप्शन में है, जबकि इसमें नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है, बाबर। क्या होगा, बाबर। और मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी,
तो 1526 में, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी, यानी पानीपत की नींव कहा जाता है मुगल वंश की स्थापना का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो इसे आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन है 8 नंबर कि बासेल द्वितीय मानदंड बैंकिंग उद्योग निम्न में से किस पहलू से संबंध है। क्वेश्चन क्या है कि बासेल टू मानदंड बैंकिंग उद्योग के निम्न में से किस पहलू से संबंध है। तो किससे संबंध है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जोखिम प्रबंधक से। किससे? जोखिम प्रबंधक से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए यहाँ पे क्या है प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। आपको बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जल्दी से अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। जल्दी बोले कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इस सेशन से जुड़ जाए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। क्वेश्चन है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है। तो अधिकतर चट्टान और खनिज में जो है किस तत्व का बहुलता अधिक होता है, यानी कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? तो सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। तो अधिकतर चट्टान और खनिजों में जो सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो किसको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और आपको कमेंट करके बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष दिया गया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है कि खजुराहो स्थित है। क्वेश्चन क्या है? खजुराहो। जब हम लोगों ने मॉक टेस्ट फर्स्ट देखा था, कौन सा? मॉक टेस्ट फर्स्ट। मॉक टेस्ट फर्स्ट में जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन यही था कि खजुराहो कहाँ स्थित है। तो आप सभी अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो आप सभी को इसका आंसर जो पता होगा कि खजुराहो जो है कहाँ पर स्थित है। खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा डी। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 140 नंबर। और अगर आपने आज ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चनों का सीरीज देखा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारत मानक समय जो है वो किस पर आधारित है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। किस पर? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो भारत का जो मानक समय वो आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप थोड़ा भी इसे जो है स्किप मत कीजिएगा। अब इसके 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो नाथुला दर्रा के पार है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन। कौन सा? चीन। चीन जो है वो नाथुला दर्रा के पार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। और आपको कमेंट करके बताना कि नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो आपको कमेंट करके बताना कि नाथुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है। ये आपको क्या करना है? कमेंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो पृथ्वी के नजदीक जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 17 नंबर और क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है। अब आपको बताना है कि भारतीय सेना में विजयंत जो है वो किस चीज का नाम है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है या किसी टैंक या हवाई जहाज या राइफल का नाम है। तो बताइए भारतीय सेना में जो है विजयंत क्या है?
तो भारतीय सेना में विजयंत जो है क्या एक टैंक का नाम है, क्या एक टैंक का नाम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर होगा। विजयंत क्या है, एक टैंक का नाम है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो किस शहर में ज्ञान प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने, तो किस शहर में क्या था, तो गया में। किस शहर में, गया में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और दोस्तों कल से जो 12 बजे हमारा जो मतलब कल नहीं, कल तो हमारा मॉक टेस्ट है 11 बजे, और उसके नेक्स्ट जो 12 बजे होगा क्लास, यानी परसों 12 बजे, उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम जो है यूनिक और एलिहंट के प्रैक्टिस सेट का दोबारा जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो यूनिक और एलिहंट का जो हम लोग दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो मतलब हमारी जो वो है कमजोरी है, यानी देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन का आंसर जो वो अभी तक नहीं याद कर पाए, तो उसका जो है आप जो है इसके माध्यम से यूनिक और एलिहंट के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसका सेशन स्टार्ट होगा कब, तो परसों से, यानी परसों 12:30 बजे की क्लास में। तो दोस्तों टाइम रहेगा 12 बजे या 12:30 बजे। तो इसे आप लोग अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे किसका, तो यूनिक और एलिहंट के प्रैक्टिस सेट का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 19 नंबर की प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लूसेंट से जैसे कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था दर्रे से संबंधित, ठीक, तो दर्रे से संबंधित क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है नदी से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जलप्रपात, उसके बाद झरना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों का जो हम अब प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सब क्लास जो आप अच्छे से अटेंड कर सकें। और ये जो क्लास है ना आपका लूसेंट का, वो आपको आपके एग्जाम में जो कम से कम 10 से 15 नंबर इजीली पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो आपको लूसेंट से पूछा जाता है, तो इसे भी हम लोग जो कवर कर लेंगे बहुत ही कम समय में, और अच्छे ट्रिक के माध्यम से इसे कवर करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, चलते क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था। तो बताइए शकुंतला नामक नाटक जो है वो किसने लिखा था। तो दोस्तों किसने लिखा था, महाकवि कालिदास ने। किसने, महाकवि कालिदास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है दोस्तों कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसे थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो धातु के किस गुण के कारण जो उससे पतली चादर बनाई जा सकती है, तो किस गुण के कारण, तो वो जो है आघात वर्ध्यता के कारण जो उसे चादर बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। धातु के आघात वर्ध्यता गुण के कारण जो उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं। क्वेश्चन क्या है कि दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं। तो दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे क्यों उबालते हैं, तो इसका क्या कारण है, क्योंकि इससे जो सूक्ष्म जीवों को मतलब मारने के लिए दूध को उबाला जाता है। किस चीज़ के लिए, तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को जो उबालकर उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। दूध को हम क्यों उबालते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम दूध को इस्तेमाल करते हैं उबाल करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने सेकंड मॉक टेस्ट में देखा था कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, अम्लीय विलयन का। तो अम्लीय विलयन का pH मान जो है वो कितना होता है, तो 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। जबकि क्षारीय विलयन का pH मान जो है वो कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। और जो बिल्कुल पूरे 7 रहे वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन है किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ऊष्मा धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो किसी पिंड का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, तो ऊष्मा धारिता कहलाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक जो बनता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, और ये जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप जो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसे हम छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किस गति के नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर जो है कोई बाहरी बल जो है सक्रिय न हो। तो वो न्यूटन के किस गति के नियम के आधारित है। तो किस नियम के आधारित है, तो यह जो है नियम के आधारित है तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम। किसके नियम, न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो यह कथन आधारित है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु, यानी कोई वस्तु स्थिर है यानी रखा हुआ है, या कोई गति में है यानी मोशन में है, ठीक। तो उस वस्तु में जब तक उसे हम टच नहीं करेंगे या कोई बाहरी बल जो उस पर लगाएंगे नहीं, तो तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह जो है न्यूटन के किस गति के नियम के उदाहरण है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम। जब भी उस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तो उसका दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई वस्तु गतिशील है, मतलब थोड़ी गति में आ रहा है, उसे हम हाथ से यू टर्न कर देंगे तो क्या होगा, टर्निंग हो जाएगा यानी घूम जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई बाहरी बल लगाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो किस नियम के आधारित है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 28 नंबर कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। तो ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है वो क्या है। तो दोस्तों वो क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो जल के घनत्व से कम होने के कारण जो है ठोस जल पर तैरने लगता है। तो जल के घनत्व से कम होने के कारण ठोस जो है वो जल में तैरने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जहाज जो है वो क्या होता है, जल में नहीं डूबता, जबकि एक सुई जो है वो जल में क्या होता है, डूब जाता है। तो उसका क्या कारण है, जल के घनत्व के कारण, जल और जहाज के घनत्व के कारण जो है वो जहाज जो वो तैरते रहता है, ठीक है, जबकि सुई जो वो डूब जाता है। तो इसका क्या कारण होगा दोस्तों आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। जल के घनत्व के कम होने के कारण ठोस जो है वो जल पर तैरते रहता है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब जो है क्या होगा। तो क्या होगा, तो ये जो है दाब बढ़ जाएगा। क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देते हैं तो पृष्ठ पर जो दाब पड़ेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप थोड़ा भी जो स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए। इसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है 30 नंबर कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित न होने देता क्या कहलाता है। देखिए वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, आप सभी को पता होगा कि वो क्या कहलाता है, तो विद्युत रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रोधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। विद्युत रोधी जो है वो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। समुद्र में जो लहरें आती है तो ज्वार जो है सबसे ऊंचा कब होता है। तो सबसे ऊंचा कब होता है, तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं कि ज्वार सबसे ऊंचा जो है कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक ही ओर होता है तब ज्वार का ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा होता है। ज्वार की ऊंचाई सबसे ज्यादा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल में कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ए, जब और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 32 नंबर कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। क्वेश्चन क्या है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो कौन सा था सबसे महत्वपूर्ण शहर हर्ष के शासनकाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कौन सा, कन्नौज। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 33 और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। कौन सी प्रायद्वीपीय पठार जो उपांत से नहीं निकली है, कौन सी नदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। ये जो है प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका जो है क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। क्या होता है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो भारत एक सेकुलर देश का। किसका? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब 35 नंबर है कि हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या है। क्वेश्चन क्या है कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हमेशा हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। डी क्या होगा? इसका सही आंसर है हिमानी। क्या है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 में हुआ था। तो आपको बताना है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्र अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति जो है अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो किसे छोड़कर सभी को हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मंत्री परिषद को। किसको? मंत्री परिषद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। क्वेश्चन है कि सुएज नहर खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। अब आपको बताना है कि सुएज नहर खुलते ही कहाँ से खुलने से समुद्री यात्रा का मार्ग जो वो छोटा हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लंदन और चेन्नई। कहाँ? लंदन और चेन्नई। तो सुएज नहर के खुलते ही चेन्नई और लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। किसके बीच? तो लंदन और चेन्नई के बीच। किस नहर के खुलने से? तो सुएज नहर के खुलने से। तो सुएज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग जो वो छोटा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। अब आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच। किसके बीच? तो 1914 से 1918 के बीच क्या लड़ाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। किसके कारण? धूमकेतु की पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर रहती है। यह जो है किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। किसके कारण? सौर विकिरण और सौर पवन के कारण जो है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया था कि आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास है, तो इसी आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चन आगे करते जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया? तो किस प्रधानमंत्री ने बढ़ाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसने समाजवाद की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक को कितने समय में लौटा देना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन।
और इसका आंसर तो आप यूँ ही दे सकते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो आप बताइए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है किसके समीप है, तो किसके समीप है, तो महाबालेश्वर के समीप। कहाँ पे, महाबालेश्वर। महाबालेश्वर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ पे, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो कब की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब की गई थी, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1900 कितने को, 13 अप्रैल 1900 कितने में हुआ था। दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है, राइट, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल और कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। और कब हुआ था ये आपको ईयर बताना है, ठीक। हुआ कब था, 13 अप्रैल को। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जबकि डेट मैंने बता दिया कि कब हुआ था, 13 अप्रैल को। और आपको क्या करना है, तो ईस्वी बताना है किस ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है वो निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो किसान घाट। क्या नाम है, किसान घाट। किसान घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, तो कौन सी, किसान घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। जैसे कि बात करें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल जो है वो कौन सा है, तो शांतिवन। कौन सा है, शांतिवन। जबकि महात्मा गांधी का तो आप सभी को पता होगा कि राजघाट जो है इनकी समाधि स्थल है। जबकि इंदिरा गांधी की जो है कौन सी है, तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की कौन सी है, शक्ति स्थल। और महात्मा गांधी की राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है, और लाल बहादुर शास्त्री की किसान घाट। कौन सा, किसान घाट। क्योंकि ये जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी जय जवान जय किसान का नारा देने के कारण इसका जो समाधि स्थल का नाम रखा गया वो क्या रखा गया, किसान घाट। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र की मुख्य फसल जो है चावल है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का मुख्य फसल जो है वो चावल है। तो किस क्षेत्र का मुख्य फसल चावल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र का मुख्य फसल जो वो चावल है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र का। किसका, मानसूनी क्षेत्र का। अगर आपने आज भूगोल का टॉप 50 क्वेश्चन का क्लास देखा होगा 12:30 बजे का, तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो वहाँ पे जो हमारा ऑप्शन क्या था, ओनली वहाँ पे हमारा ऑप्शन था 12:30 बजे की क्लास में कि मानसून। क्या था हमारा ऑप्शन, क्या था, मानसून। लेकिन यहाँ पे क्या उष्णकटिबंधीय मानसून है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है, तो मानसून क्षेत्र की। कौन सी, उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र की। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो किस राज्य की सीमा, तो महाराष्ट्र की। किसकी, महाराष्ट्र की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण का आपाती किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण का आपाती किरण जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण जो है कितना का होगा। तो परावर्तन कोण जो है वो कितना का होगा, तो 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर से गुजरने वाली धारा का गणना कीजिए। निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। 220 वोल्ट की कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर से गुजरने वाली धारा का संगणना कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9 एम्पियर होगा। कितना होगा, 9 एम्पियर होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि V इक्वल क्या होता है, IR होता है, राइट। V इक्वल क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या होता है, तो R क्या होगा, V/R होता है, राइट। V/R होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो 2 किलोवाट यानी ये P दिया गया है और क्या दिया, V दिया गया है, राइट। पावर दिया गया है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के आधार पर, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा सही, तो 9.0 एम्पियर यानी 9 एम्पियर जो हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो इसका क्या कारण है, तो दोस्तों इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। क्या कारण है, पृष्ठीय तनाव। तो द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठीय तनाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हम जो है कल से क्या करेंगे, तो यूनिक और किसका, तो एरिहंट का, यूनिक और एरिहंट का प्रैक्टिस सेट का
फिर से दोबारा रिवीजन करेंगे, उससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस जो है अच्छे से बन जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी। कौन थी, गौतमी। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो गौतमी। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था। दोस्तों तो कैबिनेट भारत जो है वो कब भेजा गया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था किस चीज के लिए, दोस्तों सत्ता के हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। किस चीज के लिए, तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। और आपको कमेंट करना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, और क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड रिपन ने। किसने, लॉर्ड रिपन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी, तो लॉर्ड रिपन ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन है कि सेब, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। क्वेश्चन क्या है कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे में निम्नलिखित में से किस अंग में निवास करता है। आपको सीधा बताना है कि ये क्या एक जीवाणु का नाम है। क्या नाम है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। यह जो है पौधे के किस भाग में निवास करता है, तो पौधे के किस भाग में निवास करता है, तो ये जो है मूल में, किसमें, मूल भाग में निवास करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को तो चौथी या 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया था। तो बताइए ताजमहल जो है वो किसकी याद में बनवाया गया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं ताजमहल कहाँ पे, आगरा में। कहाँ पे, आगरा में। और ऐसे किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और शाहजहां ने और क्या बनवाया था, तो लाल किला। क्या बनवाया था, लाल किला बनवाया था। तो ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया था, बिल्कुल सही, किसकी याद में बनवाया गया था, तो मुमताज महल के याद में। किसके याद में, मुमताज महल की याद में। और मुमताज महल कौन थी, तो शाहजहां की पत्नी थी और औरंगजेब की माँ थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 56 नंबर कि लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। कौन सी, लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट नामक रोग जो अधिकतर किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो शरबती गेहूं में। किसमें, गेहूं में। तो गेहूं में पाया जाने वाला रोग कौन सा है, लीफ ब्लाइट। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो कौन सा है, तो ग्राम पंचायत। कौन सा, ग्राम पंचायत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। जबकि त्रिस्तरीय का क्या हो जाएगा, जिला परिषद। त्रिस्तरीय का जिला परिषद होगा, जबकि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। अब बताइए निम्नलिखित में से किस कार्य में जो है क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों किस कार्य में नहीं होता है, तो रासायनिक उर्वरक में। किसमें, रासायनिक उर्वरक में। उर्वरक क्या, तो खाद। क्या होता है, खाद। जैसे कि खेत समय हम लोग डालते हैं, क्या, खाद डालते हैं, तो उसको बनाने में जो है क्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन क्या है कि सागर में पाया जाने वाला जल में साधारण नमक की मात्रा जो है कितना होता है। तो बताइए सागर के जल में साधारण नमक की मात्रा जो है वो कितना होता है, तो कितना होता है 2.8%। कितना होता है 2.8%। तो सागर के जल में साधारण नमक की मात्रा जो होता है 2.8%। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ग्रीन बीच किस देश में है। अब आपको बताना है ग्रीन बीच जो है वो किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे, लंदन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को ही लंदन बोलते हैं, राइट। तो यूके में, कहाँ पे, यूके में। अगर यहाँ पे लंदन दिया रहता तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लंदन होगा। और लंदन का दूसरा नाम क्या था, यूके। जैसे
अमेरिका को क्या कहते हैं, USA बोलते हैं। उसी प्रकार यूके जो है लंदन को कहा जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। अब 62 नंबर है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि ट्रोपोस्फीयर की मोटाई जो है किस मौसम में बढ़ जाती है, तो किस मौसम में बढ़ जाती है, गर्मी में। किस में, गर्मी में। तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो गर्मी में बढ़ जाती है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे, बताइए, मतलब माने जाते थे। तो आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक जो है वो किस मूल के थे, तो वो किस मूल के थे, तो दोस्तों ये जो है वो कहाँ के थे, मुस्लिम, अरबी मुस्लिम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है। क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी जो है कार्य करती है। तो कौन सी एजेंसी कार्य करती है, तो वित्त आयोग। कौन सी, वित्त आयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब 65 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है कर्नाटका में। कहाँ पे, कर्नाटका में। तो जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटका राज्य में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 66 नंबर कि पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग को खोज किसने की थी। क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसने क्या था, वास्को डी गामा ने। किसने, वास्को डी गामा ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज जो है वो किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो मुगल वंश के शासक ने करवाया था। तो अब आपको बताना है कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो किसने करवाई थी। तो ये जो है किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। तो जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 68 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो है मैराथन दौड़ की दूरी जो है वो कितनी होती है, तो इसकी दूरी होती है 26 मील 385 गज। कितना होता है, 26 मील 385 गज। तो इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको अच्छे से पढ़ना और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसका कौन सा कथन सही है। तो इसका एक कथन जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही है कि राज्यसभा के अध्यक्ष जो कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के अध्यक्ष होते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन पर हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष रूप में ही कार्य करते हैं। ये भी हमारा ऑप्शन जो गलत है। नेक्स्ट क्या, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके बीच से किया जाता है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे संविधान में दिया गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष वही बनेगा जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो ये क्या है, संवैधानिक पद है। क्या एक संवैधानिक पद है, इसके लिए कोई भी चुनाव नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चक्रवात क्या है। क्वेश्चन क्या है, चक्रवात जो है क्या है। तो दोस्तों चक्रवात जो है क्या है, एक तो चक्रवात जो है ये क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। तो वामावर्त पवन क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कि मांग अनुदान कब बन जाती है। क्वेश्चन क्या है कि मांग अनुदान कब बन जाती है। तो कब बन जाती है, तो मांग स्वीकार हो जाने के बाद। कब बन जाती है, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। तो मांग अनुदान जो है कब बन जाती है, तो मांग स्वीकार होने के बाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब नेक्स्ट है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोलिंग योजना से आशय उस योजना से जो इसका सही आंसर क्या होगा। तो रोलिंग योजना का आशय जो है किस योजना से है। दोस्तों रोलिंग योजना का आशय जो है वो है अपने आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलती है। क्या है, तो रोलिंग योजना से आशय उस योजना से है जो अपने आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी
सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर, कि MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है। देखिए MKS प्रणाली यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अब बताइए मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो MKS प्रणाली में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जीन का आकार होता है। क्वेश्चन क्या है, जीन का आकार जो दोस्तों कैसा होता है। तो जीन का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है, सर्पाकार। कैसा होता है, सर्पाकार, यानी सांप के आकार का जीन का आकार होता है। कैसा होता है, सांप के आकार के थे, यानी ऐसे इसका जीन का जो आकार होता है कैसा होता है, कुछ इस शेप में जीन का आकार रहता है। चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। तो किस राज्य में वनों का विस्तार जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल में है, तो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर, और क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो किसके सहयोग से विद्रोह किया था, तो तात्या टोपी के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो तात्या टोपी के सहयोग से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्लासी का युद्ध जो किसके बीच हुआ था। तो क्या करना है, कमेंट करना है और आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध जो वो किसके बीच हुआ था। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। तो इसका सही आंसर होगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर है। तो कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो अक्षांश। कौन सी, अक्षांश। तो अक्षांशीय रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से जो हम लोग यूनिक और एरिहान के प्रैक्टिस सेट का दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा जो स्टडी है वो अच्छे से हो पाएगा और हमें जो है अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा लास्ट है और आपको इसका आंसर जो बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। तो कितने दिनों तक रख सकता है, तो कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई भी समय नहीं है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 80 क्वेश्चन था और आपको कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही दे पाए हैं। और कल जो हमारा क्लास होगा कब, तो 9 बजे। कल कब होगा, 9 बजे। और कल हमारा क्या मॉक टेस्ट है, तो हमारा मॉक टेस्ट होगा 11 बजे। कब होगा, 11 बजे। तो इसे देखना आप लोग थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्लास टाइमिंग जो पहले के टाइम टेबल पे आधारित है, कि हमारा जो क्लास होगा 9 बजे, उसके बाद होगा 11 बजे, और जिस दिन टेस्ट नहीं रहेगा उस दिन 12:30 बजे होगा, और उसके बाद शाम के 6 बजे। और उसके बाद जो दोस्तों 3 और 4 के बीच जो टाइमिंग है उसमें हम लोग लूसेंट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हर रोज नहीं मतलब एक दिन के बाद प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे कब, तो कल 9 बजे की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों गुड इवनिंग।